हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को स्टार्ट किया था। 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स में हम लोगों ने पहला चैप्टर आर एनवायरनमेंट खत्म कर लिया था, उसकी पावर बूस्टर क्लास भी देख ली थी। देन हमने लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। लाइफ प्रोसेसेस में मैंने आपको पावर बूस्टर क्लास नहीं करवाई क्योंकि शायद अब मैं पावर बूस्टर क्लास थोड़ी बाद में करवाऊंगी, जिससे कि वो टॉपिक कुछ टाइम बाद क्या एज अ रिविजन पर्पस के लिए रेडी रहे। अभी करा दूंगी। अभी आपके दिमाग में न्यूली चैप्टर है, क्या कल ही तो खत्म हुआ है चैप्टर, तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करते हो, जैसे आप रिवीजन के बदले रह गए हो तो उस दिन क्या होता है, आपके चैप्टर का रिवीजन होता है। ले दे के काम आपके बेनिफिट के लिए करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड में जो आज न्यू चैप्टर हम ही कह सकते हैं कि नंबर 3rd चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने वाली हूं, एक तरीके से तो कहा जाए कि वो भी एक लाइफ प्रोसेस है, लेकिन चैप्टर का नाम कुछ अलग है। चैप्टर का नाम है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो चैप्टर का नाम क्या है, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, तो चैप्टर का नाम लिखते हैं Why do organisms reproduce? Why do organisms reproduce? ये क्या है, हमारे 10th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर है, एक नया चैप्टर है, 3rd नंबर का चैप्टर है। वाई डू मतलब मैं जिस सीक्वेंस से पढ़ा रही हूं उसका 3rd है, बुक में अलग हो सकता है, ठीक है। वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ले दे के बात ये आ रही है कि सबसे पहले तो आपको क्या है, रिप्रोड्यूस के बारे में पढ़ना है। जब तक रिप्रोड्यूस का मतलब नहीं समझोगे, वाई डू का आंसर कैसे दे पाओगे। बात समझ में आ रही है कि जब तक आपको रिप्रोडक्शन नहीं समझ में आएगा, आप वाई डू का आंसर कैसे दे पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हर चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, हर चैप्टर में हम लोग कंटेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि एक्चुअली किस सीक्वेंस में हम चैप्टर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंटेंट्स क्या आएंगे, कंटेंट्स मतलब हम लोग इस चैप्टर में एक्चुअली देखने क्या वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा जो हर में कॉमन होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंट्रोडक्शन में क्या है, हम चैप्टर का मतलब समझेंगे कि एक्चुअली चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें समझनी है, क्या क्या चीजें नहीं समझनी है, ठीक है, किस लिंक से समझनी है। पहले ये आएगा, उसके बाद ये चीज आएगी। मतलब देखा जाए तो एक समरी तो नहीं कह सकते हैं, पर प्री समरी कह सकते हैं कि एक्चुअली हम लोग जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया हमें इंट्रोडक्शन में लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा से अदर देन लिंक्ड चीजें भी पढ़ेंगे। देन आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या आता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आप दो तरीके के टाइप पढ़ने वाले हो, एसेक्सुअल, पहला क्या पढ़ने वाले हो, एसेक्सुअल, और दूसरा पढ़ने वाले हो सेक्सुअल। पहला क्या पढ़ने वाले हो, एसेक्सुअल, दूसरा क्या पढ़ने वाले हो, सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत तरीके होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत तरीके होते हैं। उन तरीकों से जैसे कुछ तरीकों को फॉलो करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा, कुछ तरीकों को फॉलो करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनके बारे में टाइप सीखेंगे। अभी मैं क्या है आपको सिर्फ नाम लिखा रही हूं, मैं आपको क्या है सिर्फ नाम लिखा रही हूं, फिर आगे हम लोग इसके आगे स्टडी एक एक करके करते जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स आएंगे उसमें आएंगे
फिजन, फिजन के बाद आएगा बडिंग, देन आएगा फ्रेगमेंटेशन, देन आएगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद आएगा रीजेनरेशन, रीजेनरेशन के बाद आएगा स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन के बाद आएगा स्पोर फॉर्मेशन, और फाइनली आएगा वेजिटेटिव, क्या आएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये वैरायटीज हैं, ये टाइप्स हैं जिनको फॉलो करके आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको 3 तरीके के इवेंट्स नजर आएंगे। इवेंट मतलब पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। उन तीनों इवेंट्स के नाम क्या हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, पहला कंटेंट ये हो गया, दूसरा ये, इन दोनों में मेथड्स। तीसरे कंटेंट में हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तीसरे कंटेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए इतना। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, हम लोगों ने कंटेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे? एक एक कंटेंट को उठाते हैं। क्या करते हैं? एक एक कंटेंट को उठाते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता है, दैट्स व्हाई आई एम रबिंग इट। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? ऑर्गेनिजम्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? चलिए धीरे धीरे चैप्टर के पन्नों को खोलते हैं और बातों को धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंटेंट क्या आएगा? सबसे पहला कंटेंट आएगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहला कंटेंट क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या समझते हो आप रिप्रोडक्शन से? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? रिप्रोड्यूस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोड्यूस करना, बार बार अगेन एंड अगेन किसी चीज को प्रोडक्शन में लाना। रिप्रोडक्शन आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोसीड करते हैं। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। जैसे न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, उसके बाद रेस्पिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। उसी तरीके से रिप्रोडक्शन हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। बशर्ते बात यह है कि अगर आप न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे, तो कुछ टाइम बाद आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन नहीं मिला और उसका रिजल्ट CO2 बाहर नहीं निकला तो भी डेथ हो सकती है, सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो भी बहुत मुश्किल है। वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन में नहीं निकला तो भी दिक्कत है। लेकिन रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस तो है, लेकिन अगर इसे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बिना रिप्रोडक्शन के सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, सर्वाइवल पे कोई अफेक्ट भी नहीं डाल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मैं क्यों इसको पढ़ना चाह रही हूं? क्यों मैंने इतने टाइप्स लिखे? क्यों मैंने इस चैप्टर को एक अलग से कॉम्प्लेक्सिटी वाला स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ाया? देखो, रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस। अपने जैसा ही कोई और ऑर्गेनिज्म पैदा करो। सिंपल बात कहूं, टू प्रोड्यूस यंग वंस। जब आप पैदा हुए थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको रिप्रोड्यूस किया।
कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, जैसे काऊ है, काऊ का बछड़ा होता है, तो बछड़ा काऊ का क्या है, बच्चा है, ऑफस्प्रिंग है, यंग बने, मतलब काऊ ने उसको रिप्रोड्यूस किया है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसमें अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी होती है, वो अपने ही जैसे को वापस से प्रोड्यूस कर लेता है। वापस से प्रोड्यूस करने का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, जिसके आगे प्रीफिक्स में हम री लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कौन करवाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन छोटे से छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है और बड़े से बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, बशर्ते लोअर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर में जो प्रोसीजर होगा रिप्रोडक्शन का वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, पर मल्टी सेलुलर में वही चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा जाएगी। उसमें इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसमें इतना पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर अमीबा को रिप्रोड्यूस करना है तो अपने जैसा ही अमीबा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाइड्रा को रिप्रोडक्शन करना है, अपने जैसा ही हाइड्रा बनाना पड़ेगा। ठीक है, बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करना है, अपने जैसा बैक्टीरिया बनाना पड़ेगा। मींस अमीबा अंडरगोइंग रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोड्यूस अमीबा, हाइड्रा अंडरगोइंग रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस हाइड्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो रही है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, या इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने अंदर से जो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन में वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, और वो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म मतलब अपना बच्चा बना लेगा। ठीक है, अपने बच्चे को पैदा करेगा, मतलब जो ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहा है वो तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म हो गया, और उसके अंदर से उसके जैसा ही ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस हो गया रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस से, वो क्या कहलाएगा? ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म। और ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू दी पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब उसमें भी आप डाइवर्सिटी देखोगे कि कभी कभार ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट का बिल्कुल क्लोन होता है। क्लोन का मतलब डिट्टो का डिट्टो कॉपी है, कार्बन कॉपी बोलते हैं ना, कि जैसे मैं अपना हाथ है या अपने फेस को आईने के सामने देखती हूँ तो मुझे वैसा का वैसा फेस दिखता है, पर मेरे जैसा बिल्कुल कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको वेराइटीज मिलेंगी कि जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे या तो वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे, कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, या फिर प्रोड्यूस होंगे तो थोड़ा बहुत रिसेंबल करेंगे पेरेंट से, दिखेंगे, लेकिन उनमें अपने भी कुछ न्यू चीजें होंगी, और वो न्यू चीजें क्या होंगी? वो कैरेक्टर्स कहलाते हैं, जिन्हें ट्रेट के नाम से जाना जाता है। अभी सारा सुनो, फिर मैं लिखाती हूं ट्रेट, TRAIT। ठीक है, जनरली जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जब वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग पेरेंट के बिल्कुल सेम टू सेम बनते हैं, मतलब क्लोन होते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट से रिसेंबल खाते हैं, वैसे दिखेंगे, आप उन्हें देख के कहोगे कि आप इनके बेटे हो या बेटी हो या बच्चे हो, लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स में अपने कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी आते हैं। मतलब ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट से कैरेक्टर्स इनहेरिट करता है, कुछ ट्रेट इनहेरिट करता है। ठीक है, एसेक्सुअल में डिट्टो का डिट्टो इनहेरिट कर लेता है, लेकिन न्यू कैरेक्टर्स होने की नहीं वजह से, न्यू कैरेक्टर ना होने की वजह से उनमें वेरिएशंस डेवलप नहीं हो पाते हैं। वो बिल्कुल क्या है, उनमें अलग थलग कोई चीज नजर नहीं आती, जैसा पेरेंट है वैसा का वैसा ऑफस्प्रिंग दिखता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे इनहेरिट कैरेक्टर्स, इनहेरिट कर रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत रिसेंबलेंस हो रही है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनमें अपने खुद के भी नयापन होता है, कुछ अलग कैरेक्टर्स पैदा होते हैं, तो उन अलग कैरेक्टर्स की वजह से उनमें वेरिएशंस आता है। तो ये जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला टॉपिक है, ये तो ज्यादातर वैसे आपके इसमें भी थोड़ा बहुत आएगा आगे चल के चैप्टर्स में, अदरवाइज आप इसे हायर क्लासेस में जेनेटिक्स टॉपिक में पढ़ोगे। किस तरीके से आप इनहेरिट करोगे कैरेक्टर्स को, ट्रेट को, मतलब कोई पर्टिकुलर फीचर ले लेना, फीचर्स ले लेना अपने पेरेंट्स के, और किस तरीके से आप में न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं, जिसकी वजह से यू आर इनहेरिटिंग द कैरेक्टर्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, बट स्टिल यू आर डेवलपिंग न्यू कैरेक्टर, गिविंग बर्थ टू अ फेनोमेनन नोन एज वेरिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या बात कर सकते हैं? चलिए, जितनी बात करी है पहले उसको लिख लेते हैं, बहुत सारा बता दूंगी तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगी? इंट्रोडक्शन में हमें ले देकर गाड़ी रिप्रोडक्शन पे घुमानी है। कोई भी चैप्टर होता है जो उसका नाम होता है, बात वहीं से स्टार्ट होती है और वहीं पर एंड हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन
is a very very important life process, is a very very important life process. Proceeded by all kinds of living organisms. बात क्लियर हो रही है? All kinds of living organisms. उसमें भी थोड़े ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं. क्या होंगे? या तो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है, वही सेल उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं और उनमें भी रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है, वो अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनके पास एक से कहीं ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं, प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया है, दे हैव टिश्यूज, दे हैव ऑर्गन, दे हैव ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी रिप्रोडक्शन हो रहा है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी रिप्रोडक्शन हो रहा है. इसमें भी कौन सी कैटेगरी आती है? कुछ ऑर्गेनिज्म जो लोअर होंगे, जिनमें सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, और कुछ ऑर्गेनिज्म हायर होंगे जिनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा. ठीक है, और क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है, बायो मतलब लाइफ, ऐसा कोई प्रोसेस जो लाइफ से रिलेटेड है और लाइफ के सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए किया जाता है. कौन करता है? जो लाइफ को प्रोसीड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंस देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जब सर्वाइवल को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो रिप्रोडक्शन करवाने की जरूरत क्यों है, क्यों मैं इसे लाइफ प्रोसेस में काउंट कर रही हूं. लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि लाइफ के दौरान ही आप इसको करोगे, इस प्रोसीजर को क्या करोगे? टेक्स प्लेस करोगे. ठीक है, तो डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगी? डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. थोड़ा क्या है, एग्जाम में पास होने के लिए किताबी ज्ञान की बहुत जरूरत है, तो थोड़ी किताबी नॉलेज लिख लेते हैं. वैसे तो जिस बच्चे को फंडा क्लियर हो गया, चैप्टर का लॉजिक क्लियर हो गया, आई थिंक वो सेंटेंस लैंग्वेज तो खुद ही बना सकता है. लेकिन थोड़ी थोड़ी क्या है, थोड़ी बुकिश लैंग्वेज इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा है कि एग्जामिनर बिना बुक की लैंग्वेज के मार्क्स ही नहीं देगा. ठीक है, तो थोड़ी सी लैंग्वेज को थोड़ा सा अपन एकदम प्रॉपर डिग्निफाइड वे में लिखते हैं. डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या करोगे आप? देखो, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an इंडिविजुअल मतलब एक अकेला ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर फॉर्म में कंसीडर करेंगे. ठीक है, इन विच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म reproduce an offspring of its own kind. own kind मतलब अपने जैसा ही. क्या? अपने जैसा ही. मतलब जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करवाएगा वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा जो पार्टिसिपेट करेगा, और जो रिजल्ट निकलेगा ऑर्गेनिज्म जो उसके जैसा ही है वो क्या कहलाएगा? ऑफस्प्रिंग. उसका यंग वन, उसका बच्चा, उसका डॉटर, कुछ भी बोल सकते हो, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है. सिंपल वे में लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटिंग in the process of reproduction
कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा स्टूडेंट? कॉल्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड द ऑर्गेनिज्म विच इज रिप्रोड्यूसिंग, मतलब जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होकर आ गया है वो क्या कहलाएगा? ऑफस्प्रिंग। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म which get reproduce called as offspring, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए अब हम ये देखते हैं कि इतनी देर से रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर में इन्वॉल्व नहीं होता उसके सर्वाइवल पे कोई अफेक्ट नहीं हुई। थोड़ी कि आपने रिप्रोडक्शन नहीं किया और आप कल ही मर जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर फिर भी क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है? वाई वी आर काउंटिंग रिप्रोडक्शन इन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। मैंने क्यों उसको लिस्ट में डाला था? तो हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका रोल देखते हैं अपनी लाइफ में, क्यों जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन करवाना। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन नॉट डायरेक्टली associated with survival of an organism, but still reproduction is considered as a important life process, reproduction considered as important life process। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या देखें? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस मतलब क्या रोल प्ले कर रहा है रिप्रोडक्शन लाइफ में कि इसे एज अ लाइफ प्रोसेस आपको बॉडी में कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखूंगी? सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। देखो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ रेस। जैसे एक स्पीशीज की बात कर लो, डॉग की स्पीशीज, क्या डेकोरम मेंटेन होगा कि डॉग रिप्रोड्यूस करके डॉग ही बनाएगा। डॉग नेवर रिप्रोड्यूस कैट। ठीक है, डॉग बिल्ली को जन्म नहीं देगा, डॉग अपने जैसा ही डॉग को जन्म देगा। मान लो एक डॉग पैदा हो गया, उसके बाद उसने अपनी लाइफ में कभी रिप्रोडक्शन नहीं किया, अपने जैसा और ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया, तो कभी ना कभी वो डॉग मरेगा भी। हर आदमी का, हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है, जो कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जिस दिन पैदा हुए हो और जिस दिन मौत नहीं हो रही उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन। ठीक है, कि भाई इतना स्पैन जी गई, किसी की 55 में हुई डेथ, किसी की 77, किसी की 88, किसी की 90 ईयर्स में, मतलब 90 साल तक का लाइफ स्पैन रहेगा। ठीक है, इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो पूरी लाइफ स्पैन में ही आपको सारे लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू करवाने हैं। ठीक है, इन केस कोई ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन से आया है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, ओके, उसके सर्वाइवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जब डेथ होनी होगी वो होगी नेचुरल डेथ। ठीक है, इंस्टेड की वो किसी क्राइम में मारा जाए, किसी मर्डर में मारा जाए, या वेदर द पर्सन कमिट सुसाइड, वो अलग बात है। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिज्म, या जैसे डॉग हुआ, डॉग ने रिप्रोडक्शन नहीं किया,
तो वहीं पर उसकी क्या है, लास्ट स्पीशीज हो जाएगी। मतलब स्पीशीज की कंटिन्यूटी नहीं हुई ना, वहीं ब्रेक हो गया ना। तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी करवाने के लिए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, इस अर्थ में अपनी स्पीशीज को एक्सटेंट नहीं होने के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। जैसे एक जनरेशन आई, आपकी होती है परदादी की जनरेशन, फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन किया और बच्चे हुए, वो दादा बने तो दादा की जनरेशन आई, फिर आपके पापा की जनरेशन आ रही, अब आपकी जनरेशन आ रही, आपके बच्चे होंगे। तो ये क्या, जनरेशन टू जनरेशन आपकी स्पीशीज क्या हो रही है, कंटिन्यू चलती जा रही है, एक्सटेंट नहीं हो रही है कि बस लास्ट यही ऑर्गेनिज्म था इस फैमिली में, ये खत्म हो गया, आगे अब कोई नहीं आएगा, खत्म। तो रिप्रोडक्शन का मेन एम क्या है, फॉर दी सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो स्पीशीज के अंदर आते हैं उनका नंबर हमेशा क्या हो, बढ़ता ही रहे, घटे नहीं, एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए, वो लुप्त नहीं हो जाए, वो मर नहीं जाए। ठीक है, जैसे डायनासोर्स थे, डायनासोर्स मर गए, वो एडजस्ट नहीं कर पाए इन्वायरमेंट में तो मर गए। अब मर गए तो जब वो है ही नहीं तो रिप्रोडक्शन होके वैसा डायनासोर कहाँ होगा, खत्म हो गए ना, कहाँ है उनकी स्पीशीज। देखो पूरे, अगर आपको कहीं पर डायनासोर दिख जाए, नहीं, आपको नहीं दिखेंगे, बिकॉज देयर स्पीशीज गेट एक्सटिंक्ट। शायद उनमें अपने कोई ऐसा लाइफ प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी नहीं थी जो उनकी स्पीशीज को कंटिन्यू रखे। तो पहला बेनिफिट क्या है, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, या कहें कि पर्टिकुलर स्पीशीज में जो ऑर्गेनिजम्स है उनका नंबर हमेशा क्या मेंटेन रहेगा। अगर मान लो कि गोट की स्पीशीज है, बकरी की स्पीशीज खत्म हो जाए, मैंने आपको आर एनवायरमेंट में एक चैप्टर पढ़ाया था कि आप जो गोट जो कि फूड चेन ट्रॉफिक लेवल में आता है उसकी स्पीशीज को खत्म कर दो, क्या नुकसान होगा, उसके पहले वाला ट्रॉफिक लेवल तो हद से ज्यादा बढ़ जाएगा और बाद के ट्रॉफिक लेवल मर जाएंगे। मींस एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज विल डेफिनेटली लीड टू डिस्टर्बेंस इन फूड चेन। अगर फूड चेन इकोसिस्टम में डिस्टर्ब हो गई तो आपका इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स, उसी तरीके से फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज और मेंटेनेंस of organisms or maintenance of organism means their number, और क्या क्या रिप्रोडक्शन में आपको नजर आ रहा है, रिप्रोडक्शन में आप क्या कर रहे हो, अपने पेरेंट के कैरेक्टर्स को, फीचर्स को इनहेरिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो। इन फीचर्स और कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टर्म में ट्रेट्स कहा जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स, दैट इज ट्रेट। इस इनहेरिटेंस की वजह से जो ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट के साथ क्या करती है, रिसेम्बलेंस शो करती है, उनकी जैसी नजर आती है। ठीक है, यहां के बाद यहां लिख रही हूं स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस make offspring to get resemblance with the parent, लेकिन या तो ऑफस्प्रिंग में अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स इनहेरिट होंगे, या हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स पेरेंट के कैरेक्टर तो इनहेरिट कर रहे हैं, उनके जैसे रिसेम्बलेंस शो कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर भी कुछ न्यू कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं। उस प्रोसीजर को बोलते हैं वेरिएशन। मतलब दे आर इनहेरिटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट पर इटसेल्फ दे शो सम न्यू कैरेक्टर्स, मतलब वेरिएशन। मतलब आप एकदम अपने पेरेंट्स की तरह डिट्टो नहीं दिखोगे, आप में कुछ वेरिएशन होंगे, कुछ न्यू कैरेक्टर्स होंगे। फिर जब आप रिप्रोडक्शन करोगे तो आपके ऑफस्प्रिंग में वो न्यू के न्यू तो जाएंगे ही, पर आपके भी जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके जो न्यू कैरेक्टर्स आपके इटसेल्फ के थे वो उसमें चले जाएंगे। मतलब आपका ऑफस्प्रिंग आपके कैरेक्टर्स को इनहेरिट करके रिसेम्बलेंस करेगा, फिर उसमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स आ जाएंगे, वेरिएशन। तो इस तरीके से स्पीशीज मेंटेन भी हो जाएगी और एक नयापन भी आएगा जनरेशन से जनरेशन वाइज में। ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं
कि इनहेरिटेंस मेक ऑफस्प्रिंग टू गेट रिसेम्बलेंस विद द पेरेंट्स, ठीक है। और क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग develops some new characters also, that is lead to variation, मतलब कुछ नयापन दिखना, न्यूनेस आना, lead to variation। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही, आज का टॉपिक मैं यहीं क्लोज करवाती हूँ। 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था आज, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। वी हैव डिस्कस कंटेंट्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन में मैं आज यहीं ओवर करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद की कंटिन्यूटी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय।